अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। सोशल मीडिया टीम ने मुझे कहा कि भाई आपकी आवाज़ हल्की होगी। मैंने कहा यार ये इशू नहीं है, कुछ ऐसे इशू हैं जिसमें जान डालनी पड़ती है। तो आज के इशू ज़रा जानदार हैं, जान डालने वाले हैं। वो कैसे है? सबसे पहले आपको ख़बर दे दे, और हमने ख़बर दे दी थी आपको, अटॉर्नी जनरल के ख़त के बारे में दी थी। मैं पहले ट्वीट अपना पढ़ता हूँ। वफाकी काबीना के फ़ैसले की रोशनी में हुकूमत पंजाब ने नवाज़ शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट के जायज़े और उनकी वापसी के बारे में राय देने के लिए 9 रुकनी स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। ये बोर्ड 5 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। और मैंने आगे लिखा मेडिकल ग्राउंड ख़त्म। ये बुनियादी तौर पर अगर ये देखा जाए तो ये है लेटर 14 जनवरी 2022 का। और कन्वीनियर इसमें जो हेड कर रहे हैं डॉक्टर आरिफ नदीम है, प्रोफेसर ऑफ मेडिसन है। स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाया है और अब मौका आ गया है मेडिकल ग्राउंड को नंगा होने का। इसके साथ वो अटॉर्नी जनरल साहब की वो बाकायदा जो दो ख़त लिखा है वो भी बैकग्राउंड पे चल रहा है और ट्विटर भी बैकग्राउंड पे चल रहा है, आपको समझ आ सके। एक काम मैंने और किया है, वो बैकग्राउंड पे चल रही होंगी। वो डॉक्टर डेविड लॉरेंस, अच्छा उसका नाम ज़रा पूरा सुन लीजिएगा, डॉक्टर रमेश लॉरेंस। ही इज़ नॉट एन इंडियन, आई एम सॉरी, मैं पहले इंडियन बताता रहा। ही इज़ बेसिकली अ श्रीलंकन और प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन इनकी MBBS 1990 में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है इनकी 15 जुलाई 1990 की है। फुल रजिस्ट्रेशन डेट इनकी 2 अगस्त 1991 की है। ये बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ। इनकी तस्वीर भी चल रही है और ये स्पेशलाइजेज इन एडल्ट कार्डिक और थोरेसिक सर्जरी जो मैंने रखा। और मैंने इसलिए बताना है कि ये रिपोर्टें देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने काबिल हैं। वैसे नालायक आदमी लगता है और उसमें वो जो मेडिकल रिपोर्ट है ना नवाज शरीफ की, एक जो फाइल की, अब जो बैठ के तिया पांचा इस मेडिकल बोर्ड के सामने होना है। और मैं डॉक्टर डेविड लॉरेंस को वो रिपोर्टें जो झूठी डिस्टॉर्टेड फैक्ट, और क्या ऐसी रिपोर्टें दी जा सकती हैं? हमारे यहाँ तो आप चला सकते हैं, वहाँ नहीं चल सकती। लेकिन ना आपको ये अब मौका आ गया है कि यहाँ मेडिकल बोर्ड बैठा है, मेडिकल बोर्ड इस रिपोर्टों का तिया पांचा कर सकता है और उसके बाद डॉक्टर डेविड रमेश लॉरेंस का लाइसेंस मनसूख हो सकता है। हाईलाइट किया उतना पोर्शन अलहदा से। नवाज शरीफ विल बी शेड्यूल्ड फॉर एन इन्वेसिव कार्डिक प्रोसीजर once the hospital planning elective procedure amidst COVID-19 pandemic and given that he is being in a category of a patient of आगे जो भी डायबिटीज और पता नहीं क्या क्या हाइपरटेंशन। जी डॉक्टर डेविड लॉरेंस साहब, you had issued this certificate. Had you ever asked your client for complying with your directions? बिल्कुल नहीं है ऐसा। और मैं फिर अगले सफ़े पे नहीं कि डॉक्टर डेविड लॉरेंस के बारे में इनका GMC रेफरेंस नंबर भी मैं चला रहा हूँ 34866595 और डेजिग्नेटेड बॉडी जो है इनकी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन हॉस्पिटल NSH फाउंडेशन ट्रस्ट है। सीधी इनके खिलाफ कंप्लेंट हर कोई फाइल कर सकता है। इनकी मेडिकल रिपोर्ट जो दी हैं अवैसिव जो है, जिनका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है और जो आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए दी है, यानी क्या किस माशरे में हम रह रहे हैं? हमारे यहाँ वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं था, सूबाई हुकूमत कसूरवार इस हवाले से कि क्यों अभी तक डॉक्टर डेविड लॉरेंस या नवाज शरीफ के इस हवाले से मेडिकल ग्राउंड्स के हवाले से ताकीद क्यों नहीं की, चीज़ें सामने क्यों नहीं लेकर आए, ये बहरहाल देखने वाली हैं। ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया। डॉक्टर रमेश जो है ना, वेस्कुलर डिजीज़, रीनल डिजीज़ और डायबिटीज़ में है। और नवाज शरीफ के बारे में जो लिखा है, ये कंज्यूमर है हाई कोलेस्ट्रॉल फूड का। आपको पता है
पाए शाए खाना, वो नियारी और इस तरह की चीज़ें खाना, ये उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। और क्या इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है? डॉक्टर डेविड रोमेश लॉरेंस के खिलाफ, राइट ए लेटर टू GMC टू स्टेट दैट ही इज राइटिंग अ रिपोर्ट विच इज़ नॉन स्पेसिफिक। कोई वैल्यू ही नहीं है, मौका आ गया और मेडिकल बोर्ड में समझता हूँ इस सारे मामले को सीरियसली टेकअप करेगा। आगे चलते हैं, एक बहुत अहम इशू है और जनाब जस्टिस काजी फायज़ साहब वैसे तो कुरानी आयात का बड़ा हवाला देते हैं, अमल करना बड़ा मुश्किल है कुरानी आयात पर। और कमाल की बात है, अभी एक रिसेंटली ना उन्होंने और इजाफ़ी नंबर देने, हाफ़िज़ कुरान उम्मीदवारों को इजाफ़ी नंबर क्यों दिए जाते हैं? अच्छा, ये भी एक अजीब सी जुरिस्डिक्शन है। ये मैं तो समझता हूँ ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने ये ऑर्डर जाना चाहिए खुद ही। ये ऑर्डर जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब और जस्टिस याया फरीदी साहब, सिविल पिटीशन 397K ऑफ 2020 मुसम्मत अपना सालिया खान वर्सेस वाइस चांसलर बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस 10 जनवरी 2022 का ऑर्डर है, रेगुलेशन 9। और आपको पता है कि हम NCC भी किया करते थे, वुमेन गार्ड के भी, और नंबर इजाफी मिला करते थे। अब हाफ़िज़ कुरान को नंबर ज़्यादा, वी आर लिविंग, इट्स बेसिकली अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 25 जो डिस्क्रिमिनेशन जिसकी बेस पे ये सारा लेकर गए, पहले मैं आपको वो बता दूं, फिर मैं आपको आर्गूमेंट की तरफ लेके आता हूँ। इस बेंच ने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया, मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ हूँ। अगर कोई आज खुद नोटिस लिया ना, आज खुद नोटिस के लेने का ये तरीका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जनाब जस्टिस उमर ताज बिंदयाल साहब की सरबराही में आ चुका है। अगर लेना है तो मामला रजिस्ट्रार के पास जाना है, उन्होंने फिर देखना है अब ये क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्यों कंट्रोवर्सीज जनरेट कर रहे हैं। कुरानी आयत का हवाला बहुत देते हैं, लेकिन मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ इनके इस काम के ऊपर। क्या ज़रूरत पड़ी थी सारे मामले को देख, अगर ये मामला पहले देखना भी ये आ जाता सुप्रीम सॉरी उनके पास है, इस्लामिक आइडियालॉजी काउंसिल के पास। अब ये हमारे उलमा काम है, उनका काम है ये बैठ के सारे मामले को देखें, और सवाल उठा दिया उन्होंने, ठीक है जी। और क्या है ज़बरदस्त, यूनिवर्सिटी ऑफ अपना हेल्थ एंड हेल्थ साइंसेस कोयटा की तालिब इल्म दाखिला ना देने पर दायर की है। मेरिट में कुछ नंबर कम थे और दाखिला देने से मना किया, और इसमें कहा कि हाफ़िज़ कुरान है, यूनिवर्सिटी ने 20 नंबर देने थे। वहाँ हाई कोर्ट ने यह डिसमिस की कि 20 नंबर दे के भी तब भी मेरिट के ऊपर नहीं आती, ठीक है जी। और 1900 ये बेसिकली जो बुनियादी तौर पर जो मैंने आपके सामने रखना है वो पॉइंट ये है, ये अगर आप आ जाएँ पैरा 2 के अंदर बैकग्राउंड पे ये सारा चल रहा होगा। रेगुलेशन 9 के हवाले से बात है कि हाफ़िज़ कुरान को, और वो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि ये क्या ऐसी ख़ास बात है जो स्पेसिफिक वर्ड्स है, मैं पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल या पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल को कहा है, हाउ द मेमोराइजेशन कुरान मजीद हिफ्ज़ करना ऑफ द होली कुरान मेक्स अ कैंडिडेट मोर एलिजिबल फॉर एन MBBS और BDS डिग्री। The council should also file the decision which lead to the incorporation of Regulation 99 and regulation and reason if any of such incorporation. Notice be issued to the Attorney General for Pakistan in term of order. पहले पिटिशन डिसमिस की है, और ये ना पब्लिक इंटरेस्ट भी नहीं है, ये बेसिकली सिविल पिटिशन है, और बलोचिस्तान हाई कोर्ट का 2019 का फैसला है। ये सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं कौन सी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की है, मैं भी स्टूडेंट ऑफ लॉ के तौर पर समझना चाह रहा हूँ। यानी अभी जस्टिस उमर ताज बिंदयाल साहब का, जस्टिस काजी फायज़ ईसा का एक काम था कि जब इन्होंने अपने याद खुद नोटिस ले लिया था, अब ये कोई नई स्ट्रेटजी ने कोई नया तरीक़ाकार तय किया है इन्होंने, और यहाँ जो आगे उन्होंने कहा है बड़ा सीरियस है। और अब यहाँ पता नहीं, आई डोंट नो, स्टूडेंट हूँ मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये कैसे कर सकते हैं। बहरहाल ये कर दिया उन्होंने, और ये सवाल बड़ा उठता है, बड़ा अहम सवाल है। लार्जर बेंच तय हो चुका है, और ये फ़ैसला जो है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है, इंडेरोगेशन है, वायलेशन है। उसके हवाले से आपने पिटिशन डिसमिस कर दी है, ना प्रेयर है आपके पास, जो सेटल लॉ है। ये कौन से कानून के तहत किया है,
कोई केसरा नहीं लिखा आपने, किस बुनियाद पर यह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, डिवीजन बेंच की बात हो रही है, 2 मेंबर बेंच ने यह फैसला किया कराची रजिस्ट्री के अंदर। और ये ऐसा मामला है आम बंदे के समझ के लिए कि ये है क्या। जब एक बंदा जो कुरान हिफ्ज़ करता है ना, वो स्कूल से हटकर, और ये दीन की तरवीज के हवाले से है, ये छोटा काम नहीं है। हिफ्ज़ कुरान करने के बाद वो तालीम के लिए भी आ जाता है, तो उसको तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट मिलना है ना आर्टिकल 25 के तहत। आर्टिकल 227 का, हम मुसलमान हैं भाई, हम मुसलमान हैं, इसमें कौन सी डिस्क्रिमिनेशन की बात है? क्लासिफिकेशन का इशू है, बड़ा सीधा सा इशू है। स्टेज पे क्यों कंट्रोवर्सी जनरेट की जाती है? यानी से इंप्रेशन जा सकता है, कोई बैरूनी एजेंडा ना हो, बाहर के लोगों को खुश करने के हवाले से। अभी पिछले दिनों आपने पता है अपना साबका चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इसराइल में, पता नहीं इसराइल में करने क्या चले गए, और वहां क्या बोंगी मार के आए हैं वहां पर। मैं हैरान होता हूं उनके इस अमल के ऊपर। मुझे बड़ी तकलीफ हुई है इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, उस पर अलग गुफ्तगू करना है। आगे चलते हैं, ये फैसला जो बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। आगे चलते हैं, सलाउद्दीन जो साबका सदर हैं, एक अपना टेन्योर ख़त्म होने से पहले एक पिटीशन सो कॉल्ड लिबरल के स्टाइल से उन्होंने फाइल कर दी कि जनाब इस पर एक कमीशन तश्कील दिया जाए। कानून ही कोई नहीं है। और जनाब जस्टिस अतर मिलाना साहब के पास समाअत हुई। आज जस्टिस अतर मिलाना साहब आजकल आज खुद नोटिस बहुत ले रहे हैं, और इस तरह के काम भी मेरी खुद समझ से बाहर है। मैंने कई देखी हैं, आम सी दरख्वास्त आती है, उस पर पटिशन बन रही है। ये मामला है जो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। अब जुडिशल एक्टिविज़म के ये जो पैरामीटर्स तय किए, मैं समझता हूँ कि वो उससे क्रॉस हो रही हैं चीज़ें यहाँ। और ये जो दरख्वास्त दायर की थी, ये सलाउद्दीन और जुडिशल कमीशन के मेंबर सैयद इमाम हैदर रिजवी ने दायर की थी। उन्होंने, अब ये कहते हैं जी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑडियो टेप ने अदलिया के बाद, और इसके बारे में बड़ा वाज़ेह तौर पर आ चुका है कि फॉरेंसिक साबित हो गई है वो जाली है, फेक है। अब अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ का तयन ज़रूरी है कि सागम निसार की ऑडियो असली है या जाली। मुबीना आइडियो से तासुर मिलता है कि अदलिया बैरूनी कुव्वतों के प्रेशर में है। शर्म आनी चाहिए इन वकला साहब को। कौन से बैरूनी, क्या ताल्लुक बैरूनी कुव्वतों का, जरा बता दें जरा। मैं पूछना चाहूँगा, कोई ये पूछेगा आपसे, यानी ये शर्म आनी, शर्म से डूब मरने का मकाम है हम जैसे लोगों के लिए। हम भी वकील हैं। कौन सा बैरूनी, यानी आप अदालतों पे ऐसे इल्ज़ाम गढ़ते हैं, ना कोई वजह, ना कोई बुनियाद, ना कोई बेस। और मैं हैरान हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने ये बात सुन ली। यानी आप अदलिया के सामने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें, तौहीन अदालत के ज़िम्मे में नहीं आते ये। और अदलिया को अपने नाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज़ाद खुद मुख्तार एक वकील हैं आप। मेरिट पे एविडेंस नहीं है। 126 दिन की हेयरिंग की चली, फिर GIT बनी, फिर 6 दिन से हेयरिंग हुई, डिस्क्वालिफिकेशन हुई, फिर नैब में गया, सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं। अब सारा कुछ तो देख चुके हैं, और क्या देखना चाहते हैं। मैं बार बार वो नहीं दोहराना चाहता। चलें सुन लें आप इस बारे में। आप ये मौका आ गया आपको सुनाने के लिए कि इसमें मरीम नवाज़ क्या कहती थी, हसन और हुसैन नवाज़ क्या कहते थे, और नवाज शरीफ क्या कहते थे। ये है वो ज़राए, सुन लें वो ज़रा पहले। Various Swiss and offshore companies. Well, these are things which, comes up every time there is a crisis in Pakistan. These are not new. Why don't people who are actually blaming us for that go to the courts and prove it? But do you know who owns the flat that you're living in? Well, that is not the question right now. Why not? But it's the question I'm asking you. Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. You're renting it personally, or the money comes from The Pakistan? money comes from Pakistan. From who? From your father? Not my father. Actually, we have a family business back in Pakistan, which is not been built up by my father overnight. It was built up by my grandfather for the last 50 years since the independence of India and Pakistan. Do you know who owns the flat that you live in? Well, actually, I'm not the right person to. But you live ask there. you. So it doesn't matter. Don't I'm you not know earning. who I'm it's not earning. rented from? I'm just like any other student living with his parents. I doesn't necessarily has to know about what the facts and who owns the flat and who pays for the rents and who pays for my living. But would it interest you to know that the flat is apparently owned by 2 offshore companies called Nielsen Enterprises Limited and Nesco Limited, both registered in the British Virgin Islands and managed by a company in Switzerland? I've got nothing to say about it. I'm absolutely ignorant. What can I say? मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ
और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन इनकी मुझे मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड करनी है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हुजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जनाब स्पीकर, जी आपने इन तीनों जो है ना, क्या मैं कहूँ इनको, जो कौम के लिए तो दर्द सारी है, कौम के लिए कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं है। जो झूठ है, फ्रॉड और फेवर, हम सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और वहाँ वो कहते हैं अच्छी शोहरत के हामिल रिटायर्ड जज, वकील, सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी के अफराद पर मुश्तमिल आज़ाद खुद मुख्तार कमीशन तश्कील जाए। ये सुप्रीम हाई कोर्ट का इख्तियार कहाँ से आ गया? और अदालत को ऑडियो टेप की तहकीकात कमीशन देने का कोई हिचकिचाहट नहीं है। ये चीज़ जस्टिस साहब, हालांकि ये कहना नहीं चाहिए, क्यों कहा इन्होंने, मेरी खुद समझ से बाहर है। पाकिस्तान के किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दिखाएं जो ऑडियो की इंक्वायरी से मुताल्लिक हो। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अब यहाँ आप देखें, अब ये बात करने वाली थी पाकिस्तान बार काउंसिल कैसे क्या ताल्लुक, जनाब चीफ जस्टिस साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल कैसे ताल्लुक, आप मुझे समझा दें। ऐसे रिमार्क्स क्यों दिए जाते हैं? पाकिस्तान बार काउंसिल का क्या ताल्लुक? पाकिस्तान बार काउंसिल तो पार्टी है सारे मामले के अंदर। पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नाहली के लिए जा रही है, मुस्लिम लीग नून का एजेंडा लेकर चल रही है, आपको नजर आ रहा है सारा कुछ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी यही कुछ कर रही है, आपके सामने है। ये तो ये अच्छा नहीं है आपकी तरफ से इस तरह के रिमार्क्स आना। और अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल को आइंदा समाअत के लिए तलब कर लिया जी उन्होंने 23 जनवरी तक मुलतवी। अभी ये जुडिशल एक्टिविज्म पे जो सख्ती से पैरे होने चाहिए थे, अब आपके सामने ये क्या हो रहा है। और जो पैरामीटर्स हैं उससे बाहर अब निकला जा रहा है, अपनी मर्जी से जो मर्जी तय कर दिया जाए। आप जस्टिस अतर मिलना साहब तो जुडिशल एक्टिविज्म में पब्लिक इंटरेस्ट में तो इस हद तक जाते नहीं थे, लेकिन आजकल बहुत केसेस कर रहे हैं जो अपने इख्तियार से ये तजावज़ कर रहे हैं। आर्टिकल 199 बड़े जजमेंट बड़ी क्लैरिटी के साथ आ चुकी हैं। प्रोग्राम चूँकि बहुत लंबा हो गया, मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।